इस साल पाकिस्तानी आम चीन बरामद करने की मौजूदा सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में मैंग्रोव्स की जो कमी है, उसकी जो कुछ चंद बड़ी वजूहात हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है दरियाओं में पानी की कमी है, चूँकि इंडस में पानी को कम छोड़ा जाता है और वो पानी जब मैंग्रोव्स के एरियाज़ में नहीं जाता, डेल्टाज में नहीं जाता, तो उससे जो है वो मैंग्रोव्स की ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है। सक्खर से मुल्तान जाने में कम से कम 16 घंटे लगते थे, जबकि मोटरवे बनने के बाद सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। मंसूबे की तामीर के अरूज के वक्त हमने तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी मुलाजमीन को बराह रास्त भर्ती किया। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन और इस वक्त हमारे पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ अवान साहब भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जून के वस्त में पाकिस्तानी आमों की पहली खेप चीन के जुनूबी सूबे यूननान के शहर कुनमिंग में पहुंची। तो इस साल पाकिस्तानी आमों की फसल कैसी रही और कीमत कितनी है, आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। 7 घंटों की मुसाफत और 3000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करने के बाद पाकिस्तानी आमों के बैच 9 जून 2021 से चीन पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब तक की पैदावार काफी अच्छी है। इस साल तखमीना लगभग 1.7 से 1.9 मिलियन टन है। इस साल हम आम की जल्दी बरामद करना चाहते हैं ताकि हम चीन में मुनासिब मार्केटिंग कर सकें। मैं बहुत पुरजोश था क्योंकि 11 जून मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। ये पाकिस्तानी कंपनियों के साथ काम करते मेरा 15वां साल है और ये पहला मौका है जब एक मुकम्मल चार्टर्ड तैयारा आम की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तान से चीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमने इस मौके को चीन और पाकिस्तान के मबैन 70 साल के सफारती ताल्लुकात की एक तकरीब की हैसियत दी है। कोविड-19 वबा की वजह से जब भी कोई सामान चीन आता तो उसका मुआयना किया जाता है। अगर टेस्ट का रिजल्ट मुस्बित आता है तो ये सामान ज़ाया कर दिया जाता है। इस नुकसान की वजह से बहुत से फल बरामद कुनंदगान पीछे हट गए हैं। B2C खुर्दा मॉडल जो सार्फिन को बराह रास्त मसनूआत फरोख्त करता है, उसने सामान के ट्रांजिट टाइम को मुअस्सर तरीके से कम किया है और कस्टम क्लियरेंस के अमल में सामान का मुमकिना नुकसान सार्फिन को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। पिछले साल से हमने एक नया तरीका इख्तियार किया है जिसे हम B2C कहते हैं कि हमने इनफरादी सार्फिन को 1 या 2 डिब्बे जो भी था सबसे छोटी मिकदार में भी फरोख्त करने के लिए वीचैट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन प्रमोशंस शुरू की। इसके बाद लोग अपने लिए पहले ही आम बुक कर लेते हैं किसी भी मुल्क में और हम पाकिस्तान से चीनी हवाई अड्डे पर भेजते हैं। कस्टम क्लियरेंस होती है और एक्सप्रेस डिलीवरी से इनके घरों तक तरसील करते हैं। पहली बात के खरीदार को कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ता है। कोई भी टेस्टिंग है या ऐसा कुछ भी हो तो वो हम करेंगे। दूसरी बात ये कि हवाई अड्डे से तेज तर तरसील के साथ बेहतरीन जायका हासिल कर सकते हैं। फ्लाइट से उतारने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे के अंदर हासिल कर सकते हैं। इस साल हमने कुछ नई कंपनियां शुरू की हैं। हमने ऑनलाइन सेटिंग में कुछ नए शराकतदार शामिल किए हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी ज्यादा नहीं किया। कुछ छोटे पैमाने पर मार्केटिंग है और वो तवक्को कर रहे हैं कि हमारी पहली खेप पहुंचेगी, फिर हर चीज़ का मुआयना करेंगे और फिर वो पहले से ज़्यादा पुरजोश अंदाज में मार्केटिंग शुरू कर देंगे। अगले साल हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि हम पहली बार छोटे पैमाने पर करेंगे और अगले मरहले में हम बेहतर महारत हासिल कर लेते हैं। चीन पहुंचने वाले तमाम आमों की कड़ी स्क्रीनिंग की गई है। सब उम्दा हैं और उनके छिलके पर कोई नक्स या खराश नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी फलों के काश्तकारों ने आमदोरफ्त के दौरान आम को अच्छी हालत में रखने और आसानी से कस्टम क्लियरेंस से गुजरने को यकीनी बनाने के लिए पहली बार बैगिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जब मैं वाकयातन इन्हें तकरीबन 400 ग्राम साइज देना चाहता हूँ। आम की मिकदार के अलावा भी कुछ है जिसे इकट्ठा होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ है जिसकी हमें और इसके अलावा फैक्ट्री को मोहतात निगरानी करनी चाहिए। सिर्फ आम से मुतल्लिक मसला है कि जैसे इसकी शक्ल, कुछ आमों पर दब लग जाती है या छिलके पर खराश आ जाती है या मोहर की वजह से आम की जिल्द को नुकसान पहुंचता है। मेरे ख्याल में तकनीकी माहिरीन को ये मालूम होना चाहिए कि आम को कैसे अच्छा दिखाई देना चाहिए। पाकिस्तान से चीन तक के तवील सफर के बाद कैसे ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग पाकिस्तानी आम के बारे में जानें और इसे पसंद करें।
हम बीजिंग में कुछ सुपरमार्केटें तलाश कर रहे हैं और हमें वहां प्रमोशन की सरगर्मियां मिल जाती हैं। हमारे पास एक इवेंट होता है और इवेंट के बाद वहां एक डिस्प्ले होता है, तो कोई खरीदना चाहता है, कोई चखना चाहता है। वहां एक शख्स मौजूद होता है जो लोगों को चखने के लिए देता है ताकि हम लोगों से बेहतर राय हासिल कर सकें। पाकिस्तानी आम के बारे में चीनी मार्केट की जानब से मुस्तकिल फीडबैक से हमें यकीन है कि चीन में पाकिस्तानी आम का मीठा सफ़र मुस्तकबिल में मज़ीद आगे बढ़ सकता है। अगर हम ताज़ा आम की बरामदी मिकदार में इजाफा करना चाहते हैं तो हमें सड़क के जरिए तरसील पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हवाई नकलो हमल बहुत महंगी है। जब हम मसनूआत पर काम करते हैं तो हम हमेशा मयार पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सी चीनी कंपनियों और पाकिस्तानी बागों और पाकिस्तानी प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ राब्ते में रहा हूँ कि उनके कुछ मुश्तरका मंसूबे हो सकते हैं। चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी ला सकती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चीनी मार्केट की क्या ज़रूरत है। जिस किस्म की मसनूआत चीनी मार्केट में दरकार हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी और ज़राए लाएंगे, फिर बेहतरीन मसनूआत तैयार करने के लिए इसका इतलाक करेंगे। शायद कभी हम पाकिस्तान में कुछ बेहतर मौके और टेक्नोलॉजी हासिल कर सकें और फिर हम डीप प्रोसेसिंग करें और चीनी मार्केट की तवक्को और मांग के ऐन मुताबिक बरामदात कर सकें। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त ग्वांगझो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान साहब, जो कि ग्वांगझो कौंसलेट में कमर्शियल काउंसलर हैं। जी इरफान साहब, चीन में पाकिस्तानी आम को किस तरह हम फ़रोग़ दे सकते हैं? मैंगो फेस्टिवल है, लास्ट ईयर जुलाई में हमने किया और हमने मैंगो को, पाकिस्तान के मैंगो को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे एक कोशिश की। और हम इस दफ़ा देख रहे हैं कि हमारे पास डिमांड मौजूद है और लोग इसको बाय भी करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस भी करना चाहते हैं। जो हमें इशू है वो एक तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई का है, दूसरा फ्रेट का है। तो ये दो इश्यूज अगर हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है साउदर्न चाइना में मैंगो की, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें अपना थोड़ा सा शेयर जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्जिन है, डिमांड भी है और टेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं। हमने इस साल भी उसको करना है, तो टेस्ट भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बड़े होपफुल हैं कि इसमें हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। रवां साल माहौलियाती शोबे में कार्बन के अखराज का बड़ा चर्चा हो रहा है। तरक्की पज़ीर ममालिक अपने मुआशी तरक्की के अहदाफ और आलूदगी के खात्मे के दौरान किस तरह तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं, ये एक नागुरेज मसला है। क्या पाकिस्तान चीन के तजर्बे से सीख कर इस मसले का हल निकाल सकता है? हमारी रिपोर्ट्स देखिए। इस साल का आलमी योम माहौलियात माहौलियाती निज़ामों की बहाली के उन्वान से इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के अगले 10 सालों के माहौलियाती निज़ाम की बहाली प्रोग्राम का मकसद आबोहवा की तब्दीलियों से निमटने के लिए तबाहशुदा और इन्हतात ज़दा माहौलियाती निज़ाम की बहाली, लाखों जानवरों और पौधों की नस्लों को नापैद होने से रोकने और खुराक की हिफाजत, पानी की फराहमी और इंसानी मुआश को बढ़ाना है। हमें माहौलियाती हंगामी सूरत हाल का सामना है, जैसे हयातियाती तनव्वु में कमी, आबो हवा में खलल और बढ़ती हुई आलूदगी। कुदरती माहौल का इन्हतात पहले ही 3.2 बिलियन अफराद या 40% इंसानी फलाह बहबूद को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे पास अभी भी वक्त है कि हमने जो नुकसान किया इस पर काबू पा लें। यही वजह है कि इस साल आलमी यौम माहौलियात के मौका पर हम अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती निज़ाम की बहाली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के अशरे का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आबो हवा की तब्दीली का सबसे सरगर्म हामी है। इनमें पाकिस्तान की कोशिशों की एक वजह है कि इसे रवां साल आलमी योम माहौलियात के इनकाद के लिए मुंतखब किया गया था। और इसी तरह हमारा जो एक रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें हम जो हमारा सैलाबी रेला आता है हर साल पाकिस्तान से गुजरता है, उसको हम उसके पानी को इस्तेमाल करें, बजाय उसको ज़ाया करने के उसके पानी को इस्तेमाल करके जो हमारे वेटलैंड्स हैं, ऐसी लेक्स हैं हमारे लेफ़्ट और राइट बैंक इंडस के, जो कि दोबारा से ज़िंदा हो सकती हैं उस पानी के साथ, तो उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए और हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए। पाकिस्तान का दरियाई सिंध डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल था, लेकिन पिछले 50 सालों में मुकामी मैंग्रोव के जंगलात में इसके असल साइज के निस्फ हिस्से की कमी वाक़ई हुई है। मैंग्रोव एरिया में माहौलियात मुतासर होना शुरू हो गई है और मछली, आबी जानवरों और परिंदों को बका के शदीद खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
پاکستان میں مینگرووز کی جو کمی ہے اس کی جو کچھ چند بڑی وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، چونکہ انڈس میں پانی کو کم چھوڑا جاتا ہے اور وہ پانی جب مینگرووز کے ایریاز میں نہیں جاتا، ڈیلٹاز میں نہیں جاتا، تو اس سے جو ہے وہ مینگرووز کی گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پولوشن ہے، جو کہ ہمارے شہروں کا جو گندا پانی ہے، ان ٹریٹڈ پانی ہے، وہ ہمارے سمندروں میں جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی تیسری سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا اس کے اوپر انحصار، اور وہ جو اپنی گریزنگ کے حوالے سے، جلانے کے حوالے سے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے کٹنے کی وجہ سے بھی اس کے اندر بتدریج کمی آ رہی ہے۔ ساحلی علاقوں میں واقع مینگروو انسانی سرگرمیوں سے بہت انتشار اور خطرے کا شکار ہیں۔ اس طرح مینگروو جنگل پوری دنیا میں فوری تحفظ کی اشد ضرورت کا ایک ماحولیاتی نظام بن گئے ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق مینگروو کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی ضرورت ہے۔ مینگرووز کی بچاؤ کے حوالے سے ہمیں جو 1992 کا ایکارڈ کے تحت دیے گئے پانی کی مقدار کو چھوڑنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے علاقوں میں جو دریا ہیں، جو کہ موسمی دریا ہیں، ان کا پانی جو ہے وہ بھی اس کے آگے بھی بند باندھے جا رہے ہیں، تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اگر بند بنائے بھی جائیں تو کم از کم ایک ریگولیٹڈ اماؤنٹ آف واٹر جو ہے وہ چھوڑا جائے، تاکہ وہ وہاں کے ڈیلٹاز میں جائے اور وہاں کے مینگرووز کے لیے بہتری کا سبب بنے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکو ٹورزم کو فروغ دینا ہوگا، کہ لوگوں کو مینگرووز کی ایکو سسٹمز کے اندر لے کے جائیں، ان کو بتائیں کہ اس کی افادیت کیا ہے، اور اس سے ہونے والی آمدن جو ہے وہ مقامی لوگوں پہ خرچ کی جائے، تاکہ ان کی لائیولیہوڈز جو ہیں وہ امپروو ہوں اور ان کی جو ڈپینڈنسی ہے مینگرووز کے اوپر وہ کم ہو۔ حکومت اور این جی اوز کی کاوشوں سے مینگروو کو ایک خاص حد تک محفوظ اور بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ 1932 میں جب اس کا ٹوٹل ایریا جو تھا وہ تقریباً 6 لاکھ ہیکٹرز پہ مشتمل تھا، بدقسمتی سے 2005 میں کم ہو کر یہ صرف 87,000 ایکڑ تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی کنزرویشن آرگنائزیشنز ہیں ان کی مدد کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا، اور ابھی الحمدللہ 2 لاکھ ایکڑ تک اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مینگرووز کے حوالے سے بڑا پازیٹیو کام ہو رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے مینگروو کے تحفظ کو مضبوط کیا ہے، جس نے ابتدائی طور پر چین میں مینگروو کے علاقے میں تیزی سے کمی کے رجحان کو بدل دیا ہے۔ چین نے مینگروو کے تحفظ کے لیے اہم کام کیا ہے، جیسا کہ پانڈا کا تحفظ۔ جب تک کہ نایاب پانڈا موجود ہے ہم ذخائر قائم کریں گے، اسی طرح مینگرووز بھی ہیں۔ مینگروو کے تحفظ کے معاملے میں چین کو نہ صرف سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے، بلکہ لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ عام لوگ اس کے فوائد میں شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر گوانگسی چین میں چونکہ مینگروو کے علاقے میں بہت سی مچھلیاں اور کیکڑے پائے جاتے ہیں، مقامی لوگ انہیں کم پانی سے پکڑ سکتے ہیں یا جنگلات لگا کر معاشی قدر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے مقامی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ مینگرووز کا تحفظ ان کے معاشی فائدے کے مطابق ہے۔ اقوام متحدہ کے 10 سالہ متعلقہ ماحولیاتی نظام کی بحالی 2021 تا 2030 کے مطابق قدرتی کاربن سنک کی بحالی ایک اہم قدم ہے۔ عوام، کاروباری اداروں اور حکومت کی مشترکہ کارروائی کو کس طرح متحرک کرنا ہے، اس اقدام کو یقینی بنانے کی کلید ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ڈاکٹر محمد فاروق سلیم خان صاحب، جو کہ ای بی یونیورسٹی کے اپلائیڈ ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں جو ہائی کاربن انڈسٹریز ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان غیر ملکی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس تضاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ پاکستان میں جو ڈیتھس ہوتی ہیں اس میں سے ایک اسٹڈی کے مطابق 22% جو ایڈڈ ڈیتھس ہوئی ہیں، یعنی جو بھی ڈیتھس ہیں اس میں سے 22% وہ ہیں جو پولوشن کی وجہ سے ہوئی، پروبیبلی ایئر پولوشن کی وجہ سے۔ اور جو انفینٹ ڈیتھس ہیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ خالی 45% جو انفینٹ ڈیتھس ہیں جو پاکستان پورے میں ہو رہی ہیں وہ کنٹامینیٹڈ یا گندا پانی پینے سے ہو رہی ہیں۔
तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम जब उनको इंडस्ट्रीज़ को यहाँ वेलकम करते हैं, लेकिन हमने साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को भी डिप्लीट होने से बचाना है। इसको हमने साफ रखना है और अवाम को हमने जो है ना वो एक सेहतमंद माहौल देना है। तो पहले तो जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए एक्शन की ज़रूरत है। और आगे जो इंडस्ट्री आनी है उसके लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके पैरामीटर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी है। सो ये दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कोऑपरेशन साल 1984 में पाकिस्तान की मंडी में दाखिल हुई। 37 वर्षों में इसने बहुत से मंसूबे पायाए तकमील को पहुंचाए, जिनमें सबसे मशहूर मंसूबा PKM मोटरवे है, जो CPEC के तहत ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मंसूबा है। आज के प्रोग्राम में हम चाइना कंस्ट्रक्शन की दास्तान सुनेंगे। मोटरवे M5 की तामीर अगस्त 2016 से शुरू हुई और जुलाई 2019 में हमें सर्टिफिकेट ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लीशन मिला। इसकी तामीर की रफ्तार मुतासिर कुन है। ये चीनी और पाकिस्तानी हुकूमतों की मुकम्मल हमायत, साइंसी और माकूल मनसूबाबंदी और तामीराती टीम की बेलोस लगन का नतीजा है। इस मोटरवे की तामीर एक तारीखी मौजज़ा है कि 400 किलोमीटर मोटरवे 3 सालों में मुकम्मल हुई। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मंसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बड़ी सहूलियात और मदद फराहम की हैं, जबकि चीनी फरीक ने इंतज़ामी महारत मुहैया की है। मंसूबे के अरूज पर चीनी मुलाजमीन की तादाद 500 से 600 तक पहुँच गई थी। वबा के बावजूद हमने गुज़श्ता साल मालिक की तरफ से जारी करदा TOC सर्टिफिकेट हासिल किया। अब ये प्रोजेक्ट इसके मालिक के हवाले कर दिया गया है और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक M5 पाकिस्तान में अब तक का सबसे ज्यादा मयारी मोटरवे मंसूबा है। दोनों सिमतों की 6 लेन और 1 घंटा 120 किलोमीटर की रफ्तार के साथ ये पाकिस्तान का वाहिद स्मार्ट मोटरवे है। ये मंसूबा चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के तहत नकलो हमल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मंसूबा है। तकनीकी तफसीलात मुरतब करते वक्त हमने अमरीकी, यूरोपी, चीनी और मकामी मयार को मद्देनजर रखते हुए आला तरीन मयार का इंतखाब किया। बैनुल अक़वामी मंसूबों में ऐसा निस्बतन कम ही होता है। M5 भी टूल सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वगैरह समेत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मालूमाती ढांचा रखने वाली मोटरवेज में से एक है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जदीद है। प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल रहा है और सड़क की ऊंचाई और कंप्रेशन मेयारात बहुत ऊंचे हैं। M5 मोटरवे के मुअस्सर और आला मयार के पीछे बहुत से मसाइल पोशीदा हैं, जिनमें गर्म आबो हवा सबसे बड़ा चैलेंज है। सक्खरता मुल्तान पाकिस्तान का सबसे गर्म कता है, जहां सालाना बारिश कम होती है और औसतन दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गर्मियों में जमीनी दर्जा हरारत 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। चूँकि बुलंद दर्जा हरारत पर डामर और कंक्रीट आसानी से पिघल जाता है, इसलिए यहाँ मोटरवे के मेयार का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इसलिए हमने तकनीकी मुश्किलात से निपटने के लिए एक नामजद टीम तश्कील दी। इस इलाके में कम बारिश होती है, जो चीन से बहुत मुख्तलिफ है। बारिश न होने की बदौलत M5 को 3 सालों में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और इस चीज ने मुझे दिल की गहराइयों से मुतासिर किया। कहा जाता है कि चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने कराची में पेशावराना तरबियती अदारों को खुसूसी तौर पर दावत दी कि वो मयारी तरबियत फराहम करें, ताकि नए भर्ती होने वाले पाकिस्तानी मुलाजमीन मुल्क की जदीदकारी मुहिम के पेशावर कारकुन बन सकें। मंसूबे की तामीर के अरूज के वक्त हमने तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी मुलाजमीन को बराह रास्त भर्ती किया। प्रोजेक्ट के जरिए तख्लीक होने वाली बिलवास्ता मुलाजमतों की तादाद इससे भी ज़्यादा है, जिनमें झैली ठेके और अप और डाउन स्ट्रीम सनतें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर स्टील, सीमेंट और दीगर अमारत साजी के सामान की तैयारी के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है। ये दर हकीकत बिलवास्ता मुलाजमत की ही एक किस्म है। अगरचे चीनी और पाकिस्तानी अवाम के रस्म रिवाज और आदात में बहुत फ़र्क है, लेकिन इस मंसूबे की तामीर के दौरान दोनों ममालिक के मुलाजमीन ने एक दूसरे को समझा और भरपूर ताउन किया, और जिससे काम की इस्तेदाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। चीनी कंपनियों के लिए तेज़ी से मकामी माहौल के मुताबिक ढलना बहुत ज़रूरी है।
مثال کے طور پر جب پاکستانی ملازمین کام کے دوران نماز پڑھتے ہیں تو ہم انہیں کام کی جگہ پر اس کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے ہر برانچ کے کیمپوں میں نماز کے لیے خصوصی کمرے قائم کیے ہیں اور سروس کے تمام شعبوں میں اعلیٰ معیار کی مساجد بنائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم مقامی روایتی تہواروں کے لیے باقاعدہ تعطیلات دیتے ہیں اور ہم مقامی ملازمین کو ان کے تہوار کی مبارکباد اور تحائف بھیجتے ہیں۔ پاکستانی ملازمین نے بھی چینی کارپوریٹ کلچر کو اپنانے کے لیے تبدیلیاں لائی ہیں، جیسے اپنے کام اور آرام کا وقت، کام کے طریقوں وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنا شامل ہے۔ وہ جلدی گھل مل جاتے ہیں اور بیشتر ملازمین کام سے بہت ہی مخلص ہیں۔ وہ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کو حل کرنے میں بھی بہت اچھے ہیں اور ہم آہنگی اور مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب چینی ملازمین کو کسی کام کے وقت دقت ہو تو وہ بر وقت مدد دیتے ہیں اور ہماری کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ ملازمتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ہمارا گروپ مقامی باشندوں کے لیے اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ سڑکوں، پلوں، کنووں اور نہروں کی تعمیر اور دیہاتیوں کو مفت طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے میڈیکل ٹیموں کا بھی فعال اہتمام و انتظام کرتے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ عملی اقدامات کے ذریعے موٹر وے کے راستے میں رہنے والے شہریوں کو نہ صرف اس کے ذریعے لائی گئی براہ راست سہولت محسوس ہوگی بلکہ معیار زندگی میں حقیقی بہتری کا بھی احساس ہوگا۔ پاکستان میں عام لوگ چینی عوام کے ساتھ بہت پرتپاک اور دوستانہ ہیں۔ لوگ اکثر آپ کے ساتھ تصاویر لینے آئیں گے اور بہت سارے موقعوں پر وہ چینی لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے انتہائی مہذب رویہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں تو وہ اکثر چینی عوام پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کو جلدی سے گزرنے دیتے ہیں۔ ملتان نقد فصلوں جیسے آموں اور پاکستان میں کھجوروں کا ایک بڑا پیداوار کنندہ ہے، جبکہ سکھر سندھ کی اندرونی اور بیرونی نقل و حمل کا ایک اہم مرکز ہے جسے سندھ گیٹ وے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں جگہوں کے درمیان اہلکاروں اور سامان کی نقل و حمل کا مطالبہ سخت ہے۔ شدید موسمی حالات اور بہت ساری مشکلات کو شکست دیتے ہوئے M5 وسطی پاکستان کی ایک ٹرانسپورٹ شریان بن گئی ہے جس نے راستے میں واقع علاقوں کی سماجی اور معاشی ترقی کو براہ راست آگے بڑھایا ہے۔ سکھر سے ملتان جانے میں کم از کم 16 گھنٹے لگتے تھے، جبکہ موٹر وے بننے کے بعد صرف 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ M5 موٹر وے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں گنے کی پیداوار کا سب سے بڑا علاقہ ہے اور یہاں کے مقامی آموں کا معیار بھی دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے، اس لیے موٹر وے زرعی مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے بہت مددگار ہے۔ چینی سرمایہ کاری مقامی اپ اینڈ ڈاؤن سٹریم کاروباری اداروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ کر سکتی ہے۔ ہم مقامی تعمیراتی سامان خریدتے ہیں جن میں سٹیل، سیمنٹ، پتھر، ارتھ ورک، ایسفالٹ وغیرہ شامل ہیں جو مقامی پیداوار کو فروغ دیتا ہے۔ مقامی خام مال کا استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی وسائل کی حفاظت اور مقامی گرین ری سائیکلنگ کی ترقی کو فروغ دینے پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ تعمیراتی عمل کے دوران ہم مقامی وسائل اور قدرتی ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر مٹی کو جمع کرنے کے لیے متعلقہ معیارات کی سختی سے پیروی کرتے ہیں۔ مٹی حاصل کرنے کے بعد ہم زمین کو بحال کرتے ہیں جو نہ صرف مٹی کے ماحول کو بہتر بناتا ہے اور فصلوں کی نمو کو فروغ دیتا ہے بلکہ مقامی رہائشیوں کی آمدن میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس میں سب کی جیت ہی جیت ہے۔ ہم نے تیز رفتار سبزہ اگانے کے لیے مقامی باشندوں سے پودے بھی خریدے ہیں جس نے مقامی معیشت کو ابھارا ہے۔ اس وقت تعمیراتی صنعت بھی پاکستانی حکومت کی ایک خاص توجہ ہے۔ چین کی تعمیراتی کارپوریشن کا پاکستان کی تعمیراتی صنعت میں مدد کا کیا منصوبہ ہے؟ ہم نے بیشتر منصوبے مقامی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ طور پر شروع کیے جو مقامی صنعتوں کو فروغ دینے میں بہت مددگار ہیں۔ مثال کے طور پر جب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے مقامی کمپنی FM کے ساتھ تعاون کیا تو دونوں فریق اکثر مختلف پہلوؤں جیسے ٹیکنالوجی اور تعمیراتی سامان پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اب ہم ان کی تعمیراتی صلاحیت میں بہت نمایاں بہتری دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ریلوے کی تعمیر اور 50 لاکھ سستے مکانات سمیت متعدد منصوبے پیش کیے ہیں۔ ہم تعمیراتی کام میں فعال طور پر حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مقامی کاروباری اداروں کے ساتھ بھی فعال تعاون کریں گے۔ مستقبل میں چین پاکستان تعمیراتی صنعت بین الاقوامی منڈی میں داخل ہونے کے لیے مل کر کام کر سکتی ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔